हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप लोगों का RS ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम वही बात करेंगे जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज हम क्या आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका बिहार बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम जो है, यानी 2 महीना बच गया है इस एग्ज़ाम को। इस एग्ज़ाम में 2 महीना तो बच चुके हैं आपके लिए, मगर आपको लगता होगा कि क्या सर जी, या क्या अपने आप से पूछिए कि क्या इस 2 महीना जो बचा हुआ महीना है इसमें हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर तैयारी पूरी नहीं हुई है, अगर आपको डर लगता हो किसी भी चीज़ का, तो RS ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में और अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ आपको यहाँ पेश करेंगे। इस 2 महीना के अंदर में आपको ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ाया जाएगा, या ऐसा ऐसे वीडियो लेकर आया जाएगा, या ऐसा ऐसा कंटेंट लेकर आया जाएगा आपके सामने कि आप भी पढ़ेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम एकदम आसानी से क्रैक कर जाएंगे। आप एग्ज़ाम को, और एग्ज़ाम में क्रैक ही नहीं कर जाएंगे, आप बेहतर अंकों से पास करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, और दावा भी है कि आप एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर आए और चैनल पर टिके रहें, तब आपको विश्वास होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं। थंबनेल के माध्यम से आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, यानी ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। किस चीज़ का होने वाला है, यहाँ आपको साफ साफ अक्षरों में दिख रहा होगा हिंदी व्याकरण। क्या दिख रहा है? हिंदी व्याकरण। यानी 17 फरवरी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी सब्जेक्ट जो है आपका, इसमें आपको व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए आपको कम से कम तो 50 नंबर का व्याकरण रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कम से कम मान लीजिएगा 50 नंबर का व्याकरण आपको वहाँ दिखने को मिलेगा। तो आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वो केवल और केवल 17 फरवरी के ही लिए ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं जो पढ़ाऊंगा व्याकरण, वो आपको सारे व्याकरण ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे वीडियो में देखेंगे कि आपको क्या बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल RS ऑनलाइन क्लासेस। सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी का RS ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 17/2/2026, यानी इसका जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो होने वाला आपका हिंदी व्याकरण का, ठीक है। तो सवाल को शुरू करते हैं। सवाल देखिएगा, हमारा लिखा हुआ हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप इसको समझिएगा एकदम आराम से, ठीक है। देखिएगा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। यहाँ दे रखा है 3, 4, 5, 6। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देखते जाइए। क ख ग घ तो सबको लिखने आता होगा, क या फिर ख, ग, घ और अंगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंगा, ठीक है। फिर उसके बाद च, छ, ज, झ और या, ठीक है। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ और न, ठीक है। फिर यहां देखिएगा त, थ, द, ध और न, ठीक है। 1 2 3 4। अब यहाँ त, थ, द, ध, न के बाद आता है प, फिर फ, ब, भ, म। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। देखिए, अब इसमें अब बोलेंगे सर जी मुझे क ख ग घ सिखा रहे हैं। नहीं बच्चों, क ख ग घ आपको नहीं सिखाया जा रहा है। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5। अब ये सभी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, और भी मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ये क है ना, पहला वर्ड जो का दिख रहा है आपको, तो ये बन जाएगा कवर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कवर्ग बन जाएगा बच्चों। क
क वर्ग बन गया, च है तो ये बन जाएगा च वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप देखेंगे। ट है तो ट वर्ग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट वर्ग बन जाएगा। इस टाइप से आप देखेंगे। ठीक है, फिर त है तो त वर्ग बन जाएगा, इस टाइप से आप याद रखेंगे, देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प है तो प वर्ग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प वर्ग बन जाएगा, इस सब प वर्ग बन जाएगा। ठीक है, प वर्ग बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखना है ये हमारा क वर्ग है। ठीक है, तो इस टाइप से वर्ग सभी बनते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछी जा रही है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या याद रखिएगा, ये सभी का लास्ट वाला 1 2 3 4 5 कितना है बच्चों, 5 है। कितना है, यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है 5, यानी कौन कौन हो गया, तो यहाँ पर अंगा, इया और न म, ये ही हमारा जो है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखना अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, सभी लास्ट वाला, ठीक ना, सभी वर्ग के लास्ट वाला। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए और देखिए, लिखा हुआ है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, यदि आप कोई शब्द बोलते हैं उस समय उच्चारण की स्पष्टता करते हैं, यानी उच्चारण को सही करते हैं, उसके लिए जब हम किसी अक्षर पर, किसी भी अक्षर पर क्या देंगे, विशेष बल देते हैं, यानी ज़्यादातर बल देते हैं, जोर देते हैं, तब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्रिया को संगम कहते हैं। क्या संगम मतलब होता मेल, तो यहाँ पर मेल की तो बात हो ही नहीं रही है, तो मेल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बालाघात, तो बालाघात जो होता है यही बच्चों मेरे राइट आंसर हो जाएगा। बालाघात होता है जिस पर हम बल देते हैं, ठीक है, उच्चारण करने के लिए, स्पष्टता करने के लिए, उच्चारण की स्पष्टता करने के लिए किसी भी बोलते समय अक्षरों पर। ठीक है, या फिर अनुतान, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है, डी भी नहीं है, तो ये सभी गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिएगा सवाल, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप संज्ञा से कुछ ना कुछ सवाल जानते होंगे तो याद रखिएगा, संज्ञा के इसमें से आपको दे रखा 4 3 2 5, यहाँ पर 4 ऑप्शन जो हमारा राइट नहीं होगा, न 3 राइट होगा न 2, तो राइट कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 राइट आंसर होगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपको मैं बता दूं। पहला होता है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, कौन सा वाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों, बता दूं आपको, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आपको याद रखना है चौथा भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद याद रखना है आपको, पांचवा जो हमारा लास्ट है वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार से आप संज्ञा का 5 भेद के नाम जान चुके हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति, दूसरा जाति और तीसरा समूह, चौथा भाव और लास्ट वाला जो होता है 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यही 5 भेद होते हैं संज्ञा के, याद रखना है। ठीक है, 5 भेद किसके होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते रहिएगा। क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन है गंगा कौन सा संज्ञा है। आपने पढ़ा ना, देखा ना अभी कि कितने संज्ञा के भेद है, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि गंगा शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक। तो मैं बता दूं, जातिवाचक का मतलब होता है जिससे किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संख्या। तो जिससे किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, जाति का बोध होगा तब ना रे बबुआ, जाति का बोध है नहीं होगा तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे ना, सॉरी क्या, जाति का जिसमें बोध होगा उसी को ना जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर तो पूछा रहा है गंगा शब्द, तो जाति में कौन हो गया, यहाँ पर देखिएगा जाति में होता है जैसे लड़का, लड़का, फिर लड़की, ये अलग अलग जाति है ना बच्चों, ये अलग जाति है, लड़का का अलग जाति है, लड़की की अलग जाति होती है। ठीक है, जैसे आम का पेड़, ठीक है, तो आम के पेड़ से आम निकलता है कि नहीं, तो आम हमारा अलग जाति हो गया, और इसी के साथ लीची अलग जाति हो गया कि नहीं है। फिर जैसे कुत्ता, तो कुत्ता अलग जाति है और शेर अलग जाति है, ये सभी अलग अलग जाति को बताते हैं, तो ये जातिवाचक नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में याद रखना है, जिससे ये 3 चीज याद रखिएगा, खास व्यक्ति,
खास व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, इन तीनों का नाम होगा वो भी खास होगा, इसी को हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए गंगा खास है कि नहीं? गंगा किसका नाम है? गंगा नदी का नाम है। और गंगा जब नदी का नाम है तो गंगा नदी को कौन नहीं जानता, प्रसिद्ध है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सी भी गलत है, डी भी गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, शाबाश शब्द कौन सी संज्ञा? शाबाश यानी किसी को बोल रहे हैं शाबाश, खुश रहो, एकदम अच्छे से बोलते हैं कि नहीं, तो उसको बोलते हैं। तो उस शब्द में पूछा जा रहा है कि संज्ञा कौन है? शाबाश शब्द जो है ये संज्ञा कौन सी संज्ञा में आता है? भाववाचक में या समूहवाचक में या द्रव्यवाचक में या जातिवाचक में? तो मैं बता दूं, भाववाचक जो होता है वैसा संज्ञा जो किसी व्यक्ति के गुण धर्म स्वभाव को पता करता हो, बोध कराता हो, इस संज्ञा को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आपको याद रखना है। तो भाववाचक याद देखिए, शाबाश, किसी को शाबाशी दे रहे हैं यानी कि हम दिल से उसको शाबाशी दे रहे हैं, तो इसी किसी के फीलिंगों को तो पकड़ रहे हैं ना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कौन रो रहा है? यहाँ पर से अलग कर लीजिए, थोड़ा सा सट गया क्वेश्चन। ठीक है, कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्वेश्चन ए पकड़ा गया कि कौन रो रहा है, सवाल बन रहा है ना भाई, प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ पर संबंधवाचक होगा नहीं ना होगा। उसके बाद पुरुषवाचक होगा क्या? पुरुषवाचक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? संबंधवाचक क्या होता है? जिससे संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का बोध हो, संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का बोध होता हो, संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का बोध हो, दोनों के संबंध का बोध होता है बच्चों, उसको याद रखना। संबंधवाचक बोलते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक बोलते हैं जिससे किसी बोलने वाला या सुनने वाला या फिर जिसके विषय में बात की जाती हो, जिसके विषय में क्या की जाए? बात की जाए, विषय में बात की जाए, उस यानी थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी के विषय में बात की जाती हो उसे बोलते हैं पुरुषवाचक। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर निजवाचक भी नहीं होगा। निज मतलब स्वयं या अपने आप का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं निजवाचक संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, तो अपने आप का बोध होता है। यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि कौन, आप सवाल तो खुद करके देखिए ना या पढ़ के देखिए, कौन का मतलब कौन हो गया, प्रश्न उठ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। कोई कैसा सर्वनाम है? कोई कैसा सर्वनाम है? यहाँ देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कोई का मतलब क्या हो रहा है? कोई भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सभी ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं बच्चों, जो क्या होता है, किस सर्वनाम का उदाहरण होता है। मैं अभी बताता हूँ। निश्चय मतलब होता है जो किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान कराता हो, निश्चित वस्तु का ज्ञान कराता हो, उसे बोलते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर निश्चित वस्तु है, कोई का निश्चित है, कोई आ जाएगा, कोई मर जाएगा, ये क्या निश्चित है? नहीं ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। संबंध का अभी तो बताया, संबंध का मतलब जिसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों के संबंध का बोध हो, तो ये भी गलत है। निज मतलब स्वयं का बोध होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी जो हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी मर सकता है, कोई भी खा सकता है, ये सब हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? मतलब उसका कोई ठिकाना ही नहीं, कोई निश्चित ही नहीं है, इसलिए वो कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो कोई जो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? कोई ऐसा शब्द बोला जा रहा है जिससे काम का होना या करना मालूम होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, कर्म कहते हैं, तत्सम कहते हैं। देखिए विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। सर्वनाम दोनों की क्या करता हो? विशेषता को बताता है। वैसे शब्द को हम बच्चे बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे विशेषण। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताए उसे बोलते हैं विशेषण। कर्म यहाँ पर तो होगा नहीं। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको बोलते हैं तत्सम।
ठीक है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको बोलते हैं तत्सम। तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, विशेषण भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्रिया उसे बोलते हैं जिस शब्द से किसी काम के करना या होना मालूम होता हो उसे मेरे प्यारे बच्चों बता दूं कि क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है खानदान शब्द का विशेषण क्या होगा। खानदान से क्या बनता है, इसको विशेषण रूप दिया जाए तो क्या बनेगा। खानदान का खानदानी या खयात या खंडित या खजूरी। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता होगा खानदान शब्द का विशेषण रूप हो जाएगा खानदानी हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है दया का विशेषण है। देखिए विशेषण से सवाल सब आ रहा है, विशेषण चैप्टर से आ रहा है, संज्ञा से आया, सर्वनाम से आया, वर्ण से आया, अब आपका विशेषण से आ रहा है। देखिएगा विशेषण में क्या आ रहा है, दया से बन जाएगा दयानी या दयाविनी या दयाई या दयालु। क्या बनेगा, दयानी तो बनेगा नहीं, दयाविनी भी नहीं बनेगा, दयाई भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा दयालु हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द, अगला क्वेश्चन देखिए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं। अभी तो बताए हैं थोड़ा देर पहले कि जो संज्ञा या फिर सर्वनाम दोनों की विशेषता बताती हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। नहीं ना, क्योंकि ये किसी काम का करना या होना मालूम होता। अभी तो जस्ट पढ़े आप। ठीक है, लिंग भी नहीं होगा। लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, याद रखना। यहाँ पर बोर्ड की गड़बड़ी है। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है बच्चों पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। विशेषण जो हाँ, तो यहाँ पर पूछा जा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, शब्द नहीं कहते हैं। ठीक है, लिंग भी नहीं कहते और ना क्रिया कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कारक के कितने भेद होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। फिर कारक का चिन्ह याद रखना होगा। चिन्ह आप अगर याद रखेंगे ना तो एकदम आसानी से बन जाएगा। चिन्ह आपको याद रखना होगा कारक का। ठीक है, फिर कारक के यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन की कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 5, 6। तो 7 ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर 5 भी गलत हो जाएगा, 6 भी गलत हो जाएगा, 8 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि कारक का कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अगला सवाल देखिएगा। ओष्ठ शब्द है। ओष्ठ क्या है, ओष्ठ देख के बोलिए, आप समझ के बोलिएगा। ठीक है, तो तत्सम या फिर तद्भव या देशज या विदेशज। इसमें विदेशज तो है ना, विदेशी भाषा से लिया गया हो उस शब्द को बोलते हैं विदेशज। देशज का मतलब होता है जो देसी भाषा से लिया गया हो, जो देसी भाषा से लिया गया हो उसे देशज बोलते हैं। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत शब्द से निकलकर बने हो, नहीं सॉरी, जो हिंदी शब्द से बने हो उसको बोलते हैं तद्भव। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तत्सम शब्द होगा क्योंकि ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब हो गया संस्कृति शब्द। ठीक है, ओष्ठ का मतलब संस्कृत से रूप से निकला होगा। तद्भव क्या हो गया, ये हिंदी, ओष्ठ का क्या होगा, होठ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगला चलिएगा देखिएगा। निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है। इसमें से पूछा जा रहा संज्ञा का भेद। संज्ञा का कौन भेद होगा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक संज्ञा नहीं है बच्चों, ये सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है, याद रखना। यह क्या है, सर्वनाम है। व्यक्तिवाचक, ये भी क्या है हमारा, याद रखना। संबंधवाचक विदेशज, तो ये तो नहीं होगा। संबंधवाचक भी सर्वनाम है तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक है। इसमें से व्यक्तिवाचक जो है जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराता हो उसे बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है क वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए सभी चैप्टर से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया है ताकि आपका कोई भी चैप्टर बच्चों आपका छूटने ना पाए। और सभी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। जो भी क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, कौन से चैप्टर से बनता है, मैं सभी चैप्टर को लेकर आया हूँ और सभी का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव एक ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं मामूली सा, ये VVI ऑब्जेक्टिव है बच्चों। ये आप पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ है, तालु है, दंत है, मुर्दा है। ठीक है, सभी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग जो आप पढ़े हैं ना, उन्हीं वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो क से क्या हो रहा है देख के बोलिए आप, या फिर क कौन था हमारा,
पहला वाला था ना, तो कौन सा हो जाएगा, कंठ ना हो जाएगा। बोल के देखिए, कंठ क कहाँ से आ रहा है, आवाज कंठ से आ रहा है, ठीक है। तो आलू गलत हो जाएगा, दंत और मूर्धा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अधर्म शब्द में उपसर्ग। आप चैप्टर कौन सा आ गया है हमारा, उपसर्ग आ गया। क्या आ गया, उपसर्ग चैप्टर आ गया है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ अधर्म शब्द का उपसर्ग होता है। यहाँ पर आप इसको तोड़ लीजिए, अधर्म, तो एक ई निकल गया, दूसरा क्या निकल गया, धर्म निकल गया। निकल गया कि नहीं। तो हमको उपसर्ग किसको बोलते हैं, पहले इस बात को समझिएगा। जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाए, जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाए उसे बोलते हैं उपसर्ग। देखिए ये हमारा शब्द था और इसमें जुड़ गया कौन, अ जुड़ गया। कौन जुड़ गया है, ई वाला हमारा जुड़ चुका है। तो ये क्या बन गया, अधर्म बन गया। क्या बन गया, अधर्म बन गया। बच्चों याद रखना, अधर्म बन गया। तो जो शब्द के पहले जुड़ा, तो ई शब्द था और जुड़ा कौन, ई जुड़ा, तो यही तो क्या बना दिया, उपसर्ग बना दिया। अब ऑप्शन में खोजिए, अधर्म का उपसर्ग कौन हो जाएगा, ये ए ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ हमारा सही हो जाएगा, बाद बाकी आपका गलत है, ठीक है। ये आसान सवाल होता है। अगला देखिएगा, सपूत में उपसर्ग है। सपूत में, यहाँ पर आप फिर से तोड़ लीजिए, सपूत में आप तोड़िएगा तो इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। पूत हमारा एक शब्द था और इसमें आकर जुड़ गया है सौ, इसमें आकर जुड़ गया है सौ, तो यही तो हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग ना हो जाएगा बच्चों। यही तो हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या गलत होगा कि नहीं होगा, गलत है, बिल्कुल गलत है, तो नहीं होगा, ठीक है। सपूत में पूछा जा रहा उपसर्ग यानी पहले, तो पुत होगा, ये तो बाद वाला ना हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा पहला कौन हो गया, सौ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सपू भी गलत है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज में, तो यहाँ पर आप नुज था और नुज में मिला देंगे अ, क्या मिला देंगे अ, तो ये बन जाएगा हमारा अनुज। तो अनुज में अ क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग ना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अ जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी गलत है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, परिश्रम में कौन उपसर्ग है। परिश्रम में उपसर्ग कौन है, परिश्रम में देखिएगा यहाँ पर आपका श्रम था और इसमें मिला दिए, इसमें जोड़ दिए, पहले आकर परी जुड़ गया, परी जुड़ गया, परी जुड़ा है और श्रम पहले से था, तो क्या बन गया, परी हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा। ऐसे करके तोड़ तोड़ के आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परी क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाद बाकी गलत है, ठीक है। आगे देखिएगा, निहि उपसर्ग के योग से बना शब्द है। निहि से कौन सा योग, इनको मिलाने से कौन सा उपसर्ग बना है, ठीक है। नियम या फिर निजी या नीति या फिर निःशुल्क। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा, नियम नहीं है। निजी ये भी गलत है, नीति, हाँ नीति भी नहीं होगा, नि से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निःशुल्क, ठीक ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय समझने के लिए आपको याद रखना होगा, प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय में याद रखना है कि प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद में जुड़े, शब्द के बाद में जुड़ता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर अंतिम क्या है, तिम हमारा क्या है, ये शब्द का बाद वाला है और यहाँ पर अ पहले लगा हुआ है कि नहीं। तो तिम मतलब क्या हो रहा है, तिम मतलब इम, छोटी ई है, अब म है तो इम ना निकल रहा है। आवाज देखिएगा, तिम कोई वर्ड होता है, इम होता है, ठीक है। तो इम देखिए, तो यहाँ पर आपका ए नहीं होगा, म है, गलत है, हाँ। इसके बाद तिम भी गलत है, तो तम भी गलत है, इम होगा, अंतिम इम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, लिखाई शब्द कौन सा प्रत्यय है लिखाई में। तो लिखाई में तोड़िएगा तो ली हमारा पहला वर्ड है और खाई क्या है, खाई, तो ऐसे खाई आपका होगा, खाई मतलब आई, क्या निकल रहा है, आई, क्या निकल रहा है, आई, ऐसे ना बन रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर ई गलत हो जाएगा, आई भी गलत हो जाएगा, खाई भी गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा,
गायक, गायक शब्द में प्रत्यय है गायक, यहाँ पर तोड़िएगा, ग अलग हो गया और यक अलग हो गया। अब य का आवाज होता है, य बदलता है अ में, किसमें बदलता है, अ में, और लास्ट में लगा हुआ है क, तो क्या बन जाएगा, अक। तो यही हमारा प्रत्यय हो जाएगा। क है, नहीं है, फिर यक, यक रहेगा तो सेम हो गया, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अक है तो हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, क्योंकि य के बदले में अ लगता है। डी भी गलत है। आगे देखिएगा, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। नायक का आपको तोड़ना है, नायक शब्द है तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे, न प्लस कर लेंगे, न प्लस यक है ना, तो य के बदले में हम लिखते हैं अ और क, तो क्या बन गया, न जोड़ अक। ठीक है, पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नायक ऑप्शन में अ होगा, यह होगा आ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है और डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महर्षि, तो यहाँ पर तोड़िए तो महा जोड़ ऋषि होता है, क्या होता है, महाजोड़ ऋषि, तो यहाँ पर खोजिए इसका संधि विच्छेद कौन हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होता है, बी गलत है, सी भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला सवाल कर रहा है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग कर लीजिएगा, निश्चल यहाँ तक है। ठीक है, क अलग सवाल है, हाँ शब्द है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे निश्चल को, तो ये बन जाएगा निहि, निहि जोड़ क्या बन जाएगा, हाँ छल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, छल बन जाएगा। कैसे, नी को बोलिए तो आप नी को तोड़िएगा तो निह निकल रहा है, उसके बाद क्या निकल रहा है, छल, तो यही हमारा टूट कर आता है। तो ऑप्शन में खोजिए, नी प्लस सछल गलत हो जाएगा, निह जोड़ छल, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक ना। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। आइए सवाल आ गया पर्यायवाची शब्द से। ठीक है, नौका का होता है नाव, रम्य, गण, पयोद, तो क्या होता है, नौका का याद रखा है न है कि नाव, तरी, तरंगिनी भी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल देखिएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। कमल शब्द का पर्यायवाची देखिएगा, यहाँ पर दुर्गा, लक्ष्मी, विष्णु, पंकज, तो कमल का यहाँ पर जो हो जाएगा, ई गलत है, दुर्गा, लक्ष्मी भी गलत है, विष्णु भी गलत है, पंकज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंकज इसका। और कमल का होता है जलज, क्या होता है, जलज होता है। ठीक है, और भी होता है। आगे देखिएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, अमृत का है, अमृत का यहाँ पूछ रहा है, तो है होता है या व्योम होता है या स्प्रह होता है या फिर पीयूष होता है, तो यहाँ पर है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, न व्योम पर्यायवाची शब्द है, न स्प्रह है, तो यहाँ पर हमारा पीयूष जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। इसका एक और याद रखना है, सुधा भी होता है, जीवन भी होता है। ठीक है, इसका जीवन भी होता है, ये भी किसका होता है, अमृत का ही पर्यायवाची शब्द होता है। आगे समझिएगा, अगला सवाल कह रहा है, अल्प का विलोम, विलोम का दो तीन नाम होता है, विलोम का होता है विपरीतार्थक शब्द भी होता है, विपरीतार्थक शब्द भी मानते हैं इसको। ठीक है, या उल्टा शब्द भी बोल सकते हैं आप, उल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक, विलोम को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों ना हो जाएगा, बहु, बहु का मतलब बहुत होता है, बहु का मतलब बहुत हो जाएगा। अथ का गलत होगा, अथ गलत होगा, इति भी गलत होगा, पर्याय भी। अगर अथ का पूछेगा तो इति बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इति बन जाएगा, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, आदान का विलोम क्या होगा। आदान का मतलब और प्रदान का मतलब देख लीजिए, तो आदान मतलब देना होता है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, प्रदान मतलब होता है। ठीक है, आदान का प्रदान होता है, ये सही हो जाएगा, निदान भी नहीं होता है और न लेना होता है। आगे समझेंगे, क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची पूछ रहा है, फिर से पर्यायवाची आ गया है। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, दहन या फिर दानव या च्युत या इनमें से कोई नहीं, तो दहन नहीं होता है, दहन अलग हो गया, इसका होगा आग का होगा। ठीक है, दानव या फिर च्युत, च्युत भी नहीं होगा, इनमें से कोई तो है ही नहीं, तो दानव जो हो जाएगा असुर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। दानव राक्षस इसको बोलते हैं। ठीक है, दैत्य भी बोलते हैं, उसके बाद हाँ यही सब बोलते हैं असुर का।
आगे समझिएगा क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि, तो इसका है धूमकेतु। धूमकेतु, विलोचन, समीर, गगन। तो गगन होता है आसमान का, किसका होता है? आसमान का, यानी आकाश का होता है, ठीक है। समीर होता है वायु का, हवा का होता है, ठीक है। फिर विलोचन मतलब आंख हो गया, यहाँ पर विलोचन मतलब आंख हो गया, तो यहाँ पर ये सभी हमारा नहीं है, धूमकेतु हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अग्नि का अनल पावक भी बोलते हैं, इसको ज्वाला भी बोलते हैं। अगला देखिएगा, वीर शब्द का विलोम क्या होता है? वीर शब्द का विलोम पूछ रहा है। वीर का सरल होगा, सरल मतलब तो आसान होता है, गलत हो गया। शुद्ध मतलब सही होता है, गलत हो गया। मिलन मतलब मिलना होता है, ये भी गलत हो गया। तो कायर हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो वीर आदमी होता है वो उसका उल्टा है कायर, यानी डरपोक, ठीक है। अगला है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। कोई आदमी जब गुस्सा में होता है तो लाल पीला हो जाता है, उसका मुंह लाल पीला हो जाता है, आप देखते होंगे। तो यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। मजबूर होना क्या सही हो पाएगा? मजबूर हो जाता है, लाल पीला होता है तो नहीं, ठीक है। क्रोध होना या फिर हंसना या मजाक उड़ाना, ये दोनों तो होगा नहीं, यानी क्रोध हो जाना, एकदम गुस्सा होना, ठीक है, लाल पीला होना का मतलब। अगला सवाल देखिएगा, गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गुप्त का मतलब होता है, इसका उल्टा पूछा जा रहा है। खजाना होता नहीं, गलत होगा ना, खजाना तो होगा ही नहीं। गोपनीय या फिर गोपनीय भी नहीं होगा, ठीक है। गहरा ये भी नहीं होगा। प्रकट होना, गुप्त का मतलब गायब होना, प्रकट का मतलब होना आ जाना, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? यानी हाथ साफ कर लेना, यानी हाथ धो लेना, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। सफाई करना, ये भी गलत हो जाएगा। या चोरी करना, या हाँ गंदगी फैलाना, गंदगी फैलाना नहीं होगा। हाथ साफ कर लेना मतलब चोरी कर लेना, ठीक है। चोरी करना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाथ खाली होना, हाँ हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए अब आपका हाथ खाली हो गया, नहीं बोलते जेब खाली हाथ खाली, यानी आप समझ सकते हैं कुछ नहीं मिलना, ये गलत है, ठीक है। हाथ से पैसा गिर जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पास पैसा ना होना, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीब होना गलत है, ठीक है। पास में पैसा ना होना यानी हाथ खाली चल रहा है, बोलते कि नहीं बोलते, मतलब पैसा भी नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? यानी बोलते अभी दूध का दांत तो टूटवे नहीं किया, आ गया हमसे बात करना, ऐसा बोलते कि नहीं लोग। तो दूध का दांत न टूटने मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवीहीन, या फिर दांत न टूटना, या दांत जमना, या दांत टूटना, ये सभी गलत लगता है, ठीक है, गलत है। अनुभवीहीन मतलब इसको अनुभव नहीं है, उस बात का उसको अनुभव नहीं है और आ गया है बात करने, यही हो जाएगा दूध के दांत का सही मीनिंग, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, होनहार बीरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ। ये एक लोकोक्ति दिया हुआ और इसका अर्थ पूछा जा रहा है। इसका मतलब है काम न जानना और बहाना बनाना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अपनी बुराई नहीं दिखाई, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, यही राइट आंसर हो जाएगा। होनहार बीरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ मतलब जो होनहार व्यक्ति रहते हैं उसका लक्षण पहले से दिखने लगता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाचक नहीं, वाचक नहीं होता। आलोच्य ये भी नहीं होगा। याचक, हाँ याचक हो जाएगा, याचक हो जाएगा सही आंसर, डिस्ट्रिक्ट भी गलत है। अगला सवाल देखिए, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है। जितने भी आप देख रहे हैं सभी चैप्टर से लिया गया और सभी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ इस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, व्याकरण के अंदर। तो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं के लिए शब्द पूछा जा रहा है। तो जो ईश्वर को मानते हैं उसे क्या कहते हैं? नास्तिक या आस्तिक या निर्गुण या जिज्ञासा। तो नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर को ना मानने वाला होता है, ठीक है। आस्तिक का मतलब जो ईश्वर को मानता हो। तो यहाँ पर जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हमारा राइट आंसर यही ना हो जाएगा, आस्तिक, ठीक है। ये नास्तिक गलत है, निर्गुण भी गलत है और जिज्ञासा भी गलत है।
अगला सवाल देखिए, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या बन सकता है? मीमांसा गलत होगा, विभाषा ये भी गलत हो जाएगा, जिज्ञासा, हाँ राइट आंसर सी हो जाएगा जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, किसी चीज को जानने वाला, ठीक है। विपाशा गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? ठीक है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, इसको समझिएगा, इसमें से पता चल जाएगा सरल वाक्य है क्या, क्या यह सिंपल वाक्य है? नहीं, यह सिंपल वाक्य नहीं है, न संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है, न निरर्थक वाक्य, निरर्थक मतलब कोई वाक्य अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसा कोई यहाँ पर बात नहीं है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, मतलब मिला हुआ। देखिए उसने कहा था कि कल पटना जाऊंगा, ठीक ना, तो इसमें मिश्रित हुआ, बात मिल चुका है, इसलिए इसको बोलेंगे मिश्र वाक्य बोलेंगे, ठीक। अगला देखिएगा, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य? सीधे बोलते हैं अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, तो ये मिश्र वाक्य नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य भी नहीं होगा और ना इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, लड़का का बहुवचन क्या होता है? लड़का है और उसका बहुवचन, वचन आप पढ़ते होंगे तो एक वचन और बहुवचन आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लड़का का लड़ाकन है, या लड़कों होगा, या लड़के, या लड़ाकन, तो इसमें से लड़ाकन गलत है और लड़कों भी गलत हो जाएगा, लड़कान भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लड़के बोलते हैं, लड़का का लड़के बोलते हैं, ना कि लड़कों बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी का बहुवचन यानी नदी को बहुत सारी नदी होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नदियां बोलते हैं, नदी बोलते हैं, नदी आना बोलते हैं, या नदिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाद बाकी सभी गलत है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए आप, गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला, और ये किस तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है? कर्म तत्पुरुष समास, या करण तत्पुरुष समास, या अपदान तत्पुरुष समास, या अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर अधिकरण ना होगा, ठीक है, अपदान भी नहीं होगा और करण भी नहीं होगा, तो कर्म हो जाएगा। कर्म कर रहा है ना, खुद ना कर रहा है, तो कर्म खुद कर रहा है, मतलब गगन को चूम रहा है, तो खुद कर्म हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय कौन किया हुआ है इसमें देखना है, और इसका समास का उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है। तब परोक्ष, परोक्ष कर्म को धारण नहीं किए हुआ, यथा शीघ्र ये भी नहीं है, ठीक है। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर जो है यही क्या है, कर्म को धारण किए हुए हैं, इसलिए ये कर्मधारय समास कहलाएंगे, भात दाल भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 50वां सवाल है, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? यहाँ पर अव्ययी भाव समास, या तत्पुरुष समास, या द्विगु समास, या द्वंद्व समास। आपको समास से मैं बता दूं, समास से बहुत चैप्टर अच्छा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बनते बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो समास का एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा एकदम स्पष्ट रूप से कि क्या समास में कौन सा कैसा समास होता है, सभी को बताऊँगा। यहाँ पर आप खाली सिंपल से समझ लीजिए कौन किसका है, ठीक है। तो प्रत्येक शब्द पूछा जा रहा है और कौन सा समास है, तो प्रत्येक मतलब होता है जो तोड़ा जाए, प्रति प्लस क्या बन जाएगा, प्रति प्लस एक, एक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक। तो मतलब जो हल्का हो या छोटा हो उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, बाद बाकी हमारा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आज व्याकरण मैं आपको पढ़ाया, व्याकरण चैप्टर में आपका कहाँ तक मजबूत है या आपका रिवीजन कहाँ तक है आप देख सकते हैं। 50 व्याकरण आपने पढ़ा, आप सच सच बताएं कि 50 में आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है, आप मिला लेंगे। यहाँ देखिएगा आपका चैप्टर हुआ समाप्त, आज का वीडियो समाप्त हुआ, ठीक है। ये मेरे द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर माय डियरेस्ट स्टूडेंट, मिलते हैं दोबारा। जय हिंद।